we will take up the questions and answers at the end of the presentations. And now may I request Professor Chandkiran Saluja ji to take over the session. Namaskar, sir. धन्यवाद। मैं आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। आवाज आ रही है ना? आ रही है सर, बढ़िया से आ रही है कि आपने मुझे इस अवसर पर याद किया। हम स्वाभाविक है कि शिक्षक शिक्षा को लेकर और वह भी नूतन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। कौन कौन से वे बिंदु हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे समक्ष रखती है एक शिक्षक के रूप में, उसके भी हम 3-4 पक्ष लेंगे। एक पक्ष यह भी लेंगे कि भारत में विशेष रूप से स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षक शिक्षा को लेकर बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि क्या एक हमारा परिदृश्य बनता है, क्योंकि यह शिक्षा नीति भी प्रारंभ में पूर्व के कार्यों का उल्लेख करती है कि उन्होंने जो कहा लेकिन नहीं किया, हम उसे इसमें ले रहे हैं। उसी के साथ साथ हम यह भी देखेंगे इस शिक्षा नीति के सामने शिक्षा को स्वरूप देने का क्या परिदृश्य है। What scenario is of our education, to which direction this policy takes us? यह नीति हमें किस ओर ले जाना चाहती है, इसे भी देखेंगे। क्योंकि स्वाभाविक है शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित हैं उसी को पूर्ण करने के लिए यदि विद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, संस्थाएं हैं, और उसमें फिर अध्यापक का दायित्व है कि उन्हें पूर्ण करने के लिए वह अपना दायित्व ग्रहण करे। हम थोड़ा यह भी देखेंगे कि कहां यह शिक्षा नीति शिक्षक शिक्षा अथवा शिक्षक के संदर्भ में चर्चा करती है। फिर कुछ चुनौतियां लेंगे, क्या हो रहा है और चुनौतियां क्या सामने हैं और कैसे हम उसका समाधान सोच सकते हैं। कुछ बातें आप कहेंगे, परामर्श भी आप देते हैं, तो हम उसकी चर्चा भी थोड़ा सा इसमें करेंगे। संभवतः बात करते हुए मैं कुछ पीपीटीज को भी दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी थोड़ा सा वीडियो चलाते हैं तो थोड़ा आवाज या बाकी चीजों पर अंतर पड़ता है, तो वीडियो ये नहीं चल पाएगा, केवल आवाज के माध्यम से ही मैं आपसे बातचीत करूंगा। आप सबका स्वागत है। हम देख सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की एक अतीव महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिक्षा नीति भी स्वीकार करती है। और आपको ध्यान होगा एक कथन बार बार दोहराया जाता रहा है, वह सन 1964-66 जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था, यद्यपि पहला शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था सन 1948 में, लेकिन संपूर्ण शिक्षा के परिदृश्य को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसके प्रतिवेदन का नाम भी बहुत मजेदार था और वह था राष्ट्रीय विकास और शिक्षा, यानी शिक्षा को राष्ट्र के विकास के संदर्भ में देखा गया। और यही चर्चा वर्तमान शिक्षा नीति भी करती है। आगे कुछ बातें आएंगी। उस आयोग का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन हम सबके सामने आता रहा है। सर चांद सर। हाँ जी। क्षमा करें सर, बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर। पीपीटी नहीं दिख रही है सर अभी अगर आप आपने ऐड कर दिया है क्या? मैंने तो ऐड किया है। नहीं सर, अभी शो नहीं हो रहा। एक बार शेयर करिए सर। अभी भी नहीं आई ना नहीं सर, एक बार शेयर करिए। मैं फिर शेयर करता हूँ। जी सर, अब आ गई सर। अभी आ रही है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। चाहे तो फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर। मैं करता हूँ जी। बहुत अच्छा आ रहा है सर। ठीक आ गया? हाँ सर, बहुत अच्छा सर।
Please go ahead. तो मैं चर्चा कर रहा था कि राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की भूमिका को इस रूप में हम देख सकते हैं। थोड़ा मैंने संकेत दिया सन 1964-66 के आयोग की ओर, उसका एक बहुत कथन प्रसिद्ध हुआ था और वह कथन था कि राष्ट्र का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। नेशंस आर बिल्ड इन द क्लासरूम। प्रश्न है कि निर्माता कौन होगा? स्वाभाविक है, शिक्षक ही उस निर्माता के रूप में केंद्र में हमारे समक्ष आता है प्रमुख रूप से। अन्य बहुत सारी बातें हैं उसके साथ, लेकिन मूल रूप से जो ये दायित्व बनता है वो शिक्षक का था। यह नीति इसी संदर्भ को उठाती है और कहती है कि शिक्षक प्रक्रिया में, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में अध्यापक का क्या महत्व है। यह भी स्वाभाविक है कि अध्यापक एक समाज को दिशा देने के रूप में आता है और जिस प्रकार से शिक्षा का कार्य समाज को एक स्वरूप देना है, उसका कहीं संकेत शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में ही मैं आपके समक्ष बहुत इस दृष्टि से कि थोड़ा हमें एक इतिहास पता लगे। सन 1948-49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बनता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग शिक्षक शिक्षा की विशेष रूप से चर्चा करता है। उसने विशेष रूप से स्वतंत्र भारत में जो प्रजातंत्रात्मक पृष्ठभूमि है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस ओर संकेत दिया है। सन 1950 में जब संविधान आता है तो संविधान ने एक हमारे समक्ष समाज का स्वरूप रखा जो उसकी उद्देशिका में आता है, जिसमें 4 मूल्यों का प्रश्न उठाया गया था और वे मूल्य हैं न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यदि हम वर्तमान शिक्षा नीति जो 2020 में घोषित हुई है उसे ध्यान से पढ़े तो बार बार इन 4 मूल्यों का प्रश्न उठाया जाता है और कहते हैं कि शिक्षा एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का एक साधन है और उसके साथ साथ उसमें बंधुत्व की भावना समावेशन के साथ है और स्वतंत्रता इस रूप में भी आई है कि विद्यार्थियों को भाषा आदि चुनने में, विषयों की चुनने में स्वातंत्र्य प्राप्त होगा। यानी उन 4 मूल्यों का आधार लेकर यह वर्तमान शिक्षा नीति जो घोषित हुई है वो बार बार उसकी ओर हमारा ध्यान खींच रही है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से इस बात को आपके समक्ष रहा हूं कि प्रजातंत्रात्मक दृष्टि और समाज का स्वरूप कैसा हो। एक बात और वर्तमान शिक्षा नीति कहती है जो सन 1976 में परिवर्तन हुआ था संविधान के अंतर्गत, और वह परिवर्तन था फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य। बार बार यह नीति कहती है, आप प्रायः प्रति पृष्ठ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मौलिक कर्तव्यों की ओर यह शिक्षा हमें ले जाए। सन 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग बनता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जिस बात का प्रश्न उठाया उस स्वतंत्र भारत में गतिविधियों को कि बच्चे की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बच्चा दायित्वपूर्ण हो जाए और किस प्रकार से स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसलिए गतिविधियां वहां महत्वपूर्ण है, पाठ्य सहगामियां वहां महत्वपूर्ण है और यह शिक्षा नीति उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं की ओर हमारा ध्यान खींचती है जब कहती है कि हमारा जो शिक्षण का स्वरूप है वो गतिविध्यात्मक हो। 64-66 की मैंने चर्चा की है, वहां और भी बहुत सारी बातें हैं जहां भाषा नीति का प्रश्न भी उठाया। सन 1968 में भाषा नीति आई। भाषा नीति त्रिभाषा सूत्र आई, ठीक है, उसमें त्रिभाषा सूत्र था लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। वर्तमान शिक्षा नीति कहती है कि तीनों भाषाओं को चुनने का बच्चे का अधिकार होगा, यानी यहां यह परिवर्तन देखा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण बिंदु सन 1983-85 में एक राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का निर्माण हुआ था जिसका फिर शीर्षक बहुत सुंदर था, शिक्षक और समाज, यानी समाज और शिक्षक का कैसा संबंध हो। इसी आयोग के प्रतिवेदन में प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय, ये चट्टोपाध्याय कमीशन के नाम से भी प्रसिद्ध है, पहली बार यानी स्वतंत्र भारत में इस रूप में शिक्षक शिक्षा का स्वरूप क्या हो उसकी चर्चा करते हैं। उसमें अंतः सेवा शिक्षा, इन सर्विस शिक्षा की भी चर्चा आती है और वहां चतुर्वर्षीय और पंचवर्षीय शिक्षक शिक्षा का रूप निर्धारित किया गया।
कि शिक्षक शिक्षा 12वीं कक्षा के पश्चात 4 वर्ष की हो अथवा 5 वर्ष की हो, प्रारंभ 4 से किया जा सकता है, जिसे क्रियान्वित करने के लिए वर्तमान नूतन घोषित शिक्षा नीति ने दायित्व ले लिया। सन 1985 में ही एक और प्रतिवेदन आता है जब जिस पर आधारित 86 की नीति बनी, वो थी शिक्षा की चुनौती, जिसमें शिक्षा के सामने क्या क्या समस्याएं हैं हमारे, और शिक्षा नीति कैसे उसका समाधान करे, उसकी चर्चा वो करती है। और उसमें शिक्षक शिक्षा को विशेष रूप से चुना गया था कि आज शिक्षक शिक्षा के सामने अथवा कक्षा के भीतर शिक्षकों के सामने क्या चुनौतियां हैं। सन 1990 में एक आचार्य राममूर्ति समिति का निर्माण हुआ, गठन हुआ, जिसने सन 1986 की नीति जो थी उसका एक प्रकार से पुनरीक्षा की, और उसमें भी बहुत सारी बातें कही। समानता का प्रश्न उसने उठाया है, समावेशन का प्रश्न उठाया है, सामंजस्य का प्रश्न उठाया है, जिस प्रश्न को यह नीति भी उठा रही है। लेकिन वहां एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण रही, उस प्रतिवेदन का नाम जिसकी चर्चा वर्तमान शिक्षा नीति करती है कि समाज कैसा हो, उस प्रतिवेदन का नाम था टुवर्ड्स ह्यूमन एनलाइटन सोसाइटी, सजग मानवीय समाज की ओर। इसके 2 अर्थ बनते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को सजग बनाए, हस्तक्षेपक बनाए, अगर समाज में कुछ विपरीत होता है तो हस्तक्षेप कर सके, वो सजग हो, और फिर मानवीय ह्यूमन सोसाइटी। यह शिक्षा नीति जो घोषित हुई है 2020 की, बार बार कहती है शिक्षा का कार्य है एक अच्छा इंसान बनाना, और उसके लिए विभिन्न प्रकार के मूल्यों की चर्चा की है, भारतीय मूल्यों के साथ भी उसे जोड़ा है, जिसकी चर्चा आगे संक्षेप में केवल संकेत रूप में आएगी, क्योंकि हमारे पास समय कम है, केवल सांकेतिक बातें ही की जा सकती। सन 92 में 86 की नीति का पुनर्अवलोकन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, और वहां मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया, जिसकी चर्चा यह नीति भी, नूतन शिक्षा नीति भी, घोषित नीति भी करती है। सन 1994 का एक विशेष महत्व है भारतीय शिक्षा इतिहास में, जिसकी चर्चा फिर यह नीति करती है, जो यह मानकर चलती है कि जीवन और शिक्षा एक दूसरे के पर्याय होनी चाहिए। सन 1994 का जो निर्णय था वह उन्नी कृष्णन केस था, हैदराबाद का ही, कैपिटेशन फीस से जुड़ा हुआ था, और उसमें कहा गया था कि शिक्षा मौलिक अधिकार है। लेकिन पहले तो संकेत नहीं, शिक्षा तो 45वें अनुच्छेद पर है, वह तो नीति के निर्देशक तत्व हैं। उस केस के अंदर, वाद के अंतर्गत यह सिद्ध किया गया कि, लंबी बात है मैं इसलिए केवल सार रूप में दे रहा हूं, सिद्ध किया गया शिक्षा को और जीवन को अलग नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार यदि 21 अनुच्छेद देता है तो जीवन का अर्थ क्या हो सकता है, उस जीवन को कैसे जिया जाएगा, यह शिक्षा बताएगी। परिणाम यह निकला है, संविधान को संशोधित करना पड़ा है, और 2002 में 86वां संशोधन आता है, और संविधान को संशोधित कर 21 शिक्षा का अनुच्छेद रखा गया। 21 जीवन का संरक्षण है और 21 शिक्षा है, अर्थात शिक्षा जीवन के संरक्षण का आधार है। किस प्रकार से जीवन और शिक्षा को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। वर्तमान घोषित शिक्षा नीति एक अच्छे जीवन के लिए शिक्षा कैसी आवश्यकता है उसकी विभिन्न प्रकार से चर्चाएं करती है। मैंने संकेत दिया कि वो इंसान बनाने की जब बात करती है तो वो मूल रूप से जीवन जीने का ही मार्ग दिखाती है। सन 1996 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट घटना घटती है। लर्निंग विद इन, भीतर ही हमारे शिक्षा। डेलार्स महोदय के अध्यक्षता में एक आयोग का निर्माण होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतर्निष्ठ अधिगम की वो चर्चा उठाता है। उसने 4 सिद्धांत दे दिए, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। ज्ञान हेतु शिक्षा, कर्म हेतु शिक्षा, मिलकर रहने हेतु शिक्षा, मनुष्य बनने हेतु शिक्षा। यदि हम ध्यान से देखें तो वर्तमान घोषित शिक्षा नीति इन चारों को आधार बनाती है
और उसने प्रारंभ में ही डेलार्स आयोग के प्रतिवेदन के इन 4 सिद्धांतों की विशेष उल्लेख के रूप में चर्चा की है, जिसका अर्थ बनता है शिक्षक का दायित्व हो सकता है कि व्यक्ति को ज्ञान के लिए, और ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाएगा ये आगे हम देखेंगे, लेकिन ज्ञान कर्म के बिना अधूरा है। तो इसलिए बार बार कहा व्यावहारिक समस्या समाधान की बात ये शिक्षा नीति करती है कि शिक्षा का उद्देश्य समस्या समाधान है, तो अध्यापक को उसके लिए तैयार करना होगा। मिलकर रहे समावेशन और सामंजस्य है, जिसकी चर्चा मैं कर सकूं, जिसे इंक्लूसिव के रूप में कहा गया। और फिर मनुष्य एक अच्छा इंसान बनाना, इसकी ओर मैं संकेत दे चुका हूं। 2002 में वही संवैधानिक संशोधन है जिसकी चर्चा मैंने 1994 के संदर्भ में की। 2009 में 1994 का परिणाम आता है और शिक्षा अनिवार्य रूप में एक मौलिक अधिकार के रूप में आती है, और एक अधिनियम हमारे समक्ष आता है अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के रूप में। उसमें बहुत सी बातें, लेकिन एक मुख्य बात है जिसकी चर्चा यह शिक्षा नीति करती है, जिसका बहुत बड़ा दायित्व अध्यापकों पर, शिक्षक शिक्षा पर आता है, और वह है उस अधिनियम का अध्याय 6, बाल अधिकार, बच्चों का अधिकार। बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाए, जिसमें स्नेह का भी अधिकार है, खेल का भी अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है, जिसका परिणाम यह निकलता है, ये घोषित शिक्षा नीति कहती है केवल मध्याह्न तक मत रहिए, प्रारंभ में भी प्रातःकाल नाश्ते के लिए भी बच्चे को कुछ दीजिए, खाली पेट न भजन हुई गोपाला। इस बात के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षा नीति प्रातःकाल के भोजन की भी चर्चा करती है। वह 2009 के अधिनियम का परिणाम भी हो सकता है, यद्यपि अनेक कारण। शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से 2012 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। न्यायाधीश वर्मा जी के अध्यक्षता में, उनके चेयरमैनशिप में, प्रामुख्य में, अध्यक्ष के रूप में एक आयोग गठित किया गया था, अध्यापक शिक्षा का रूप कैसा हो। यद्यपि उसका लक्ष्य तो महाराष्ट्र में विभिन्न प्रकार के शिक्षक शिक्षा संस्थानों से संबद्ध वह वाद था, लेकिन उसी के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस पर चर्चा की। यद्यपि उसने 2 वर्ष की चर्चा नहीं की है, उसने 220 दिनों की चर्चा की है, लेकिन फिर भी उसके आधार पर पूरे देश में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम कुछ वर्ष पहले लगा दिया गया। यद्यपि वो उसके परिणाम क्या है वो एक भिन्न बात है, लेकिन उसने कहा है कि शिक्षक शिक्षा में संशोधन चाहिए, और जो ये स्थान स्थान पर शिक्षक शिक्षा के संस्थान खुले हैं, एलोन स्टैंड के अर्थ में, स्टैंड अलोन के अर्थ में, उन्हें बंद किया जाए। शिक्षक शिक्षा के इतिहास में 2012 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर फिर उन्होंने चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम की चर्चा का प्रश्न पुनः जो 1985 में कहा गया था फिर उठ पड़ा है। 2020 के बारे में हम जानते हैं कि यह शिक्षा नीति हमारी शिक्षा नीति हमारे सामने आती है, और इसने चतुर्वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की चर्चा उठाई है, जिसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। साथियों, शिक्षक शिक्षा को समझने के लिए हमें इसके संदर्भ को समझना होगा, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, शिक्षा के लक्ष्य क्या है, क्योंकि किन लक्ष्यों को अध्यापक पाने के लिए अध्यापक का निर्माण किया जाएगा, वे वैयक्तिक रूप में क्या है, सामूहिक रूप में क्या है, राष्ट्रीय रूप में क्या है, वैश्विक रूप में क्या है। इसलिए वो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सदस्य भी बनता है। हम जानते हैं कि आज हम मानव अधिकारों के रूप में हम केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, विश्व के भी हम नागरिक हैं, वैश्विक नागरिक है, जिसकी चर्चा यह शिक्षा नीति भी, नूतन शिक्षा नीति भी करती है। आखिर शिक्षा नीति का दर्शन क्या है, हम थोड़ा सा इसे देखेंगे। परिवर्तन किस रूप में होना चाहिए, शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या पूर्व मान्यताएं हैं, आधार क्या है, शिक्षक के बारे में क्या सोचा गया, बच्चे के बारे में क्या सोचा गया, संस्था के बारे में क्या सोचा गया, समाज के बारे में क्या सोचा गया, इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि शिक्षक शिक्षा का स्वरूप क्या है। ये चर्चा हमारे सामने खड़ी होती है। शिक्षा के बारे में जो दृष्टिकोण शिक्षा नीति देती है वो बहुत ही मजेदार है, जिसका अर्थ है कि हमें इन लक्ष्यों को पाने के लिए शिक्षा को अथवा शिक्षक शिक्षा को रूप देना होगा। वो कहती है इस राष्ट्रीय शिक्षा की दृष्टि भारत में जो भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है, जो सभी को उच्चतर
गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के प्रश्न उठ सकता है, तो गुणवत्तात्मक शिक्षा क्या है और भारतीय मूल्य की शिक्षा का प्रश्न क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या है, आगे कुछ संदर्भ आएंगे। उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी, जिसका अर्थ है कि यह दायित्व शिक्षक का होगा। शिक्षक को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा और शिक्षक शिक्षा का जो पाठ्यचर्या है उस पाठ्यचर्या का स्वरूप इस प्रकार में रंगना हो। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति की दृष्टि में बहुत ही सुंदर वाक्य आया है, भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में अपितु व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए, जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे वास्तविक अर्थ में वैश्विक नागरिक बन सकें। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य भी होगा, आखिर भारतीय सिद्धांतों को कैसे जोड़ा जाएगा, जिसके संकेत आगे आएगा। यह शिक्षा नीति शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में कई स्थानों पर चर्चा करती है। ये पहली शिक्षा नीति है, यद्यपि केवल तीसरी ही है भारत की स्वतंत्र भारत में, लेकिन ये पहली भी है जिसने, और आयोग की दृष्टि से भी वहां इतना चर्चा नहीं कही गई जितनी अधिक चर्चा यह नीति करती है, क्योंकि प्रारंभ में कह दिया गया कि शिक्षक ही पूरी शिक्षा व्यवस्था का आधार है। इस शिक्षा नीति की भूमिका में, आधारभूत सिद्धांतों में, चतुर्थ अध्याय पाठ्यचर्या से जो संबद्ध है उसमें शिक्षण शास्त्र को लेकर विस्तृत रूप में चर्चा है। यदि मैं कहूं कि प्रत्येक पृष्ठ पर शिक्षक शिक्षा का स्वरूप बिखरा पड़ा है तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। तथापि पांचवा अनुच्छेद, पांचवा अध्याय पूर्ण रूप से शिक्षक का स्वरूप क्या हो इस पर आधारित है। 29 अनुच्छेद, हिंदी संस्करण के अनुसार 29 अनुच्छेद हैं, जिसमें भर्ती और पदस्थापन की चर्चा है। सेवा काल के दौरान कितना सुंदर वाक्य है, कार्य संस्कृति और वातावरण निर्माण की चर्चा है। शिक्षकों का सतत व्यावसायिक विकास होता रहे, सीपीडी, इसकी चर्चा है। भावी रूप में उनका एक सीधे तौर पर वर्टिकल रूप में उनकी प्रगति हो, उसकी चर्चा है कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति के अंतर्गत। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक क्या हो, जो पहली बार आया है, एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आदि ऑफ टीचर्स। हम जानते हैं कि हमारे पास आज विशिष्ट बच्चे भी हैं, उनके लिए विशिष्ट शिक्षकों का स्वरूप क्या होगा, जो आगे चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि हम बार बार समावेशी शिक्षा की जब चर्चा करती हैं तो उसका अंतर क्या होगा, कैसे उन अध्यापकों को जोड़ा जाएगा, लेकिन विशिष्ट शिक्षा, शिक्षक, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत इसकी चर्चा भी यह नीति करती है। और फिर बहुत ही सुंदर रूप से 5.22 से 29 हिंदी संस्करण के अनुसार शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसकी चर्चा करती है, जो इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर 15वें अध्याय में अध्यापक शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, उसमें मुख्य परिवर्तन जो चतुर्वर्षीय कहा है, कहा कि 2030 तक होगा। उसमें बहुविषयात्मकता, भारतीयता, निरंतर संशोधन एवं विकास, समान मानक, परिसर, संसाधन उपयोग की चर्चा, परिसर का अर्थ है जिसे क्लस्टर कहा गया है, उसकी चर्चा यह नीति करती है। यदि मैं इस संपूर्ण शिक्षा नीति के अध्यापक शिक्षा के आधारभूत स्वरूप को देखूं तो 5 बातें मुख्य रूप से मेरे सामने आती हैं। यह शिक्षा नीति शिक्षा के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भौतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए चतुर्वर्षीय जो एकीकृत है, अर्थात एक शिक्षक का अर्थ होगा कि वो सभी कक्षाओं को पढ़ाने के योग्य हो जाए, इस प्रकार से जो एकीकृत रूप है उसकी चर्चा करती है। और उसका भी आधार है भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य। और भारतीय मूल्य और भारतीय संस्कृति क्या हो सकती है, केवल संकेत देता हूं। भारतीय संस्कृति में
शिक्षा का अर्थ भाषा है। तैत्तिरीय उपनिषद यही कहता है, शिक्षा ग्रंथ है जिसका अर्थ भाषा, और यह शिक्षा नीति जिस बात पर बार बार बल दे रही है वो भाषा है। जो इसने एक नई संरचना दी है 5+3+3+4 की, और जो पहले 5 वर्ष हैं उसमें कहा फाउंडेशनल लिटरेसी, साक्षरता और गणित की बात की। क्यों? साक्षरता का अर्थ है कि भाषा की शिक्षा, और गणित का अर्थ है चिंतन, तर्कपूर्ण चिंतन, यानी बच्चे में तर्कपूर्ण चिंतन हो जाए, उसे अपनी भाषा मिल जाए तो वो जीवन भर शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, जिसे भारतीय दर्शन बार बार कहता है, स्वाध्यायान मा प्रमथ। प्राचीन भारत में तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा वल्ली में बहुत स्पष्ट रूप से 4 सोपान दिए गए, चतुर्मुखी कही गई है शिक्षा। पहला आचार्य, आचार्य पूर्व रूपम। आचार्य का केवल शिक्षक नहीं है, जो आचरण से सिखाए, जो स्वयं पहले परिवर्तित हो। लंबी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव रहेगा। अंत्यवासी उत्तर रूपम, अंत्यवासी कहा है जो अध्यापक के अंदर रहता है, जिसकी बहुत सुंदर व्याख्या की, वो गर्भ के रूप में धारण करता है आचार्य। क्या उसका भाव है? वो एक गहरा भाव है, कभी समय मिलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। और फिर अगला बहुत सुंदर पद है, विद्या संधि, ज्ञान इन दोनों को जोड़ रहा है। और ज्ञान का अर्थ ज्ञान देना नहीं, ज्ञान खोजना है, जिसकी चर्चा ये शिक्षा नीति कहती है। खोज की प्रवृत्ति, अन्वेषण की प्रवृत्ति, जिसके लिए एनआरएफ बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई गई है, उस दृष्टि से यह आधार देती है कि कैसे खोज की जा सकती है। और फिर उसके बाद अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, प्रवचनम संधानम। पढ़ाने का तरीका अनुसंधान है। पढ़ाना ज्ञान देना नहीं है, उपदेश देना नहीं है, आदेश देना नहीं है, वो खोज है, संधान है, लक्ष्य को सामने रखना है, उसके पीछे जाना है, जिसका प्रमाण महाभारत में दिखाई देता है जब अर्जुन धनुष चलाते हैं, और जिसका प्रमाण रामायण में दिखाई देता है। एक अध्यात्म, हनुमान जी के पास पूरी शक्ति थी, भूल जाते हैं समुद्र का लंघन कर सकता हूं, लेकिन हनुमान आकर उसे जामवंत जी कहते हैं, तुम्हारी शक्ति को पहचानो। अध्यापक का कार्य उस जामवंत के रूप में है। फिर वही रामायण बताती है, लक्ष्मण की मूर्छित होने पर वैद्य कहते हैं संजीवनी बूटे लाइए। हनुमान जाते हैं ले जाने के लिए, पूरा पहाड़ है, क्या ले जाएं? पूरा पहाड़ ले आए। वैद्य चुनाव करते हैं। मैं कहता हूं ये आज की स्थिति है कि आज बच्चे के सामने गूगल ने ज्ञान का पहाड़ रख दिया है, और सुदीक्षण यानी जो बहुत दीक्षित अध्यापक है वो बताता है तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। ऐसी भारतीय शिक्षा रही। चरक संहिता में, आयुर्वेद में शिक्षक का स्वरूप क्या हो, शिष्य का स्वरूप क्या हो, प्रणाली कैसी हो, प्रयोगात्मकता कैसी हो। मालविकाग्निमित्र में बहुत सुंदर रूप से सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर हो सकते हैं उसकी चर्चा यह शिक्षा करती है। तो ऐसे भारतीय संस्कृति को आधार बनाने की चर्चा वर्तमान शिक्षा नीति हमारे सामने, यह गोची शिक्षा नीति करती है। फिर यह नीति कहती है शिक्षक शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक हो, उस समस्या समाधान का उत्तर है, जो थोड़ा संकेत आगे आएगा। वैयक्तिक उद्देश्य हो सकते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य हो सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय। केवल विषय को सीमित करके उसका ज्ञान नहीं, उसे व्यवहारिकता में बच्चा कैसे लाए, इसके लिए उस प्रकार की पद्धति का उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अर्जनात्मक हो, ग्रहण करने के योग्य हो, वह केवल प्रयास वाली नहीं हो, और फिर चिंतन हो, संवाद हो, तर्क हो, समस्या समाधान हो, निर्माण कर व्यक्तित्व का, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो। यानी अध्यापक की शिक्षा का स्वरूप इस प्रकार का हो, जो अर्जन, चिंतन, संवाद, तर्क, समस्या समाधान और निर्माण की चर्चा करे। उसके बाद रचनात्मक आकलन का चर्चा आता है। हम जानते हैं कि 2 प्रकार का आकलन असेसमेंट कहा गया है, जिसे हम प्रायः सम्मेटिव कहते हैं और फॉर्मेटिव कहते हैं। एक संकलनात्मक है, दूसरा रचनात्मक है। शिक्षा नीति कहती है रचनात्मक बनाइए, 360 डिग्री की बच्चे को कार्ड दीजिए। जो अध्यापक, इसका अर्थ है
360 डिग्री के देने का अर्थ बड़ा गहरा है कि बच्चे का अवलोकन कितना गहरे से करना होगा, बच्चे को कितने ध्यान से देखना होगा, बच्चे के अंतस में समाना होगा, बच्चे को अपने भीतर ले जाना होगा। इसका अर्थ है कि शिक्षक शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जो बच्चे का अवलोकन करना सिखाए। पहला ही आधारभूत सिद्धांत शिक्षा नीति में आता है। प्रथम अध्याय के अंतर्गत कि बच्चे को स्वीकार कीजिए, उसकी योग्यता को स्वीकार कीजिए, माता पिता के साथ, अभिभावक के साथ विकसित संवेदनशील मन से, वहां का सेंसिटिव होकर, संवेदनशील होकर, जिसका सीधा अर्थ ये निकलता है बच्चे की वेदना की अनुभूति क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। और जब बच्चे को इतना गहराई से अवलोकन कर देंगे उसके जीवन के विभिन्न प्रकार के पक्षों को, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, जिसका बड़ा सुंदर रूप फिर तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कहा गया पंचकोशीय विकास। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। उसका भौतिक अर्थात शारीरिक विकास हो, उसका प्राणिक विकास हो, उसका भावात्मक विकास हो, उसका मस्तिष्क का संज्ञानात्मक विकास हो, फिर भीतर से ही वो आनंद लेने योग्य हो जाए। एक संपूर्ण व्यक्तित्व की संकल्पना ही 360 डिग्री है, जिसकी चर्चा यह शिक्षा नीति बार बार करती है, जिसका सीधा प्रभाव शिक्षक शिक्षा पर होगा कि अध्यापकों को केवल और केवल विषय मत सिखाइए, अध्यापकों को अवलोकन करना सिखाया जाए ताकि वह बच्चे की विशिष्टताओं को पहचानने के योग्य हो सके। एक विशिष्ट प्रश्न पत्र लगाना पड़ सकता है। फिर शिक्षा नीति कहती है अब धारणाओं का बोध हो। उसके लिए बहुत ही सुंदर वाक्य कहती है पहले ही अध्याय में, जो अध्यापक शिक्षा के लिए अनिवार्य है कि बच्चा जो पढ़ रहा है, जो सीख रहा है, वो सीखे ही नहीं, वह यह भी सीखे कि कैसे सीखा जाता है। अध्यापक शिक्षा का यह अंग बनाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा ये कैसे सिखाया जाए कि कैसे सीखा जाता है। मैं प्रायः कहा करता हूं, किताबें मत पढ़ाओ, किताबें पढ़ना सिखाओ। इसी बात को यह शिक्षा नीति दोहरा रही है। बच्चा जो सीख रहा है वो सीखे, पर अध्यापकों का दायित्व होगा, अध्यापक शिक्षा का यह दायित्व होगा, उसकी पाठ्यचर्या का भिन्न अंग बनेगा। कैसे सीखा जाता है इस बात की चर्चा उसके साथ करें। और फिर उसका एक 5वां सोपान आता है बहुअनुशासनात्मकता अर्थात मल्टीडिसिप्लिनरी। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, और बड़े साफ तौर पर शिक्षा नीति बार बार कई स्थानों पर कहती है बच्चे की भाषा में संवाद करने के लिए अध्यापकों को योग्य बनाया जाए। इसलिए द्विभाषी की चर्चा करती है और कहती है कि जो एक क्षेत्र में जो लोग हैं, विशेष रूप से ग्रामीण आदि क्षेत्रों में, उन्हीं को ही लगाया जाए ताकि वो बच्चे की भाषा को समझ सके। प्रारंभ प्राथमिक तक हो सकता है, लेकिन आगे उसकी अंत तक, शोध तक ये शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो। बहुभाषात्मक की चर्चा करती है, शिक्षक की निरंतर प्रगति की चर्चा करती रहती है। ये चक्र चलता है जो मुझे लगता है कि यह शिक्षा नीति बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे सामने शिक्षा के चित्र को रखती है। यह शिक्षा नीति उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा सबके लिए हो। 2030 तक चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम हो, विस्तृत ज्ञान और एवं अध्यापन सामग्री के साथ 4 वर्षीय एकीकृत बीएड उपाधि, विशिष्ट परिस्थितियों में द्विवर्षीय पूर्व स्नातक अर्थात फिर 1 और 2 वर्ष वाले को भी रखा है कि जो अभी तक स्नातक कर चुके हैं उन्हें भी अवसर दिया जाए। लेकिन 2030 के बाद ये 4 वर्ष की ही होगी। फिर यह भी कहा कि जो दूर दार के इलाके हैं उनके लिए दूरस्थ शिक्षा को प्रारंभ किया जा सकता है। 15वें अध्याय के जहां अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण की चर्चा है, वह पहला ही अनुच्छेद कहता है अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षक समूह निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना, कितना सुंदर कहा, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए
बहुविषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ साथ श्रेष्ठ परामर्शदाताओं के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण के साथ ही साथ उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। अभ्यास अर्थात सिद्धांत और व्यवहार को मिलाना हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति के साथ ही साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं, ज्ञान, लोकाचार और परंपराओं, जनजाति परंपराओं सहित के प्रति भी जागरूक है या नहीं है। यह शिक्षा नीति शिक्षा संस्था को एक जिस भी रूप में लेती है, मानती है कि शिक्षक और शिक्षिका ही उसके दाता या दात्री का रूप है। और मैंने संकेत दिया था अभिभावकों के साथ मिलकर संवेदनशील मन से प्रत्येक बच्चे की क्षमताओं को पहचानना है, जो मुझे चाणक्य की उस बात को याद दिलवाता है, कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति। हाँ, योजक तत्र दुर्लभ। अध्यापक एक योजक है, प्रत्येक बच्चा योग्य है, उसे पहचाना जाए, स्वीकार किया जाए। सीखने वालों में समाज के सभी सदस्यों को देखने व समझने हेतु निरंतर केवल अवसर ही उत्पन्न होते रहें, अपितु निरंतर विकसित भी होते रहें, इस प्रकार की कल्पना की गई है। यह शिक्षा नीति अपने पैडागोजी के अंतर्गत अर्थात शिक्षक शिक्षा का जो स्वरूप है उसके अंतर्गत कुछ बातों को महत्व देती है। सेल्फ स्टडी, रिफ्लेक्शन एंड इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद चिल्ड्रन, द स्कूल, द क्लासरूम एंड पैडागोजिक एक्टिविटीज along with rigorous theoretical study। ध्यान रखना होगा, जो बीएड करने आ रहे हैं वो एक एन एडल्ट लर्नर हैं। हाँ, बच्चों को कैसे देखना है उनको सिखाना है। ए लर्नर इन सो फार एज अंडरगोइंग ए टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज कंसर्न, द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग influences all aspects of teacher education and this is to be reflected in the curriculum of teacher education। यह नीति इस प्रकार की बात को कहते हुए संवेदनशील मन की बात करती है। यह नीति जिन संदर्भों में चर्चा करना चाहती है शिक्षक शिक्षा की, वो सामाजिक न्याय का है, जिसकी ओर संकेत दिया, समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, समृद्ध प्रतिभा, संसाधनों का सर्वोत्तम विकास, संवर्धन। और उसके सामने प्रश्न है भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास, SDG 4, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में कार्यकुशलता, विज्ञान, समाज विज्ञान, मानविकी को जोड़ना। इसलिए वो कहती सिद्धांत देती है नो हार्ड सेपरेशन। जो चुनौती होगी अध्यापकों के सामने, वे तो एक विषय को पढ़कर है प्रारंभ में, कैसे उन सभी और सभी विषयों को कैसे इकट्ठा करेंगे, जिसके लिए शिक्षा नीति बहुत सुंदर ढंग से कहती है टीम टीचिंग करनी पड़ेगी, दल शिक्षण का अभ्यास कराना पड़ेगा। इसलिए उसने ये कहा है ऐसे संस्थाओं में चलाया जाए जो मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, जो बहु अनुशासनात्मक हैं। अर्थात एक कक्षा को पढ़ाने के लिए कितना अच्छा लगेगा जब कई अध्यापक मिलकर अपने अपने विषयों को पढ़ाएंगे, फिर उनका एकीकरण का प्रश्न उठेगा। यह शिक्षा नीति वर्तमान की समस्याओं के साथ शिक्षकों को जोड़ती है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण एवं घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के नए मार्ग, महामारी, संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान, परिणामी सामाजिक मुद्दे विषय अधिगम की आवश्यकता है। और फिर कहती है कि जब ऐसी स्थितियां हैं तो कला और मानविकी के विषयों की मांग पड़ेगी। और हमें पता होगा शिक्षक शिक्षा मानविकी के अंतर्गत भी आती है और कला के अंतर्गत भी आती है। तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें हमें दिखाई देती हैं अध्यापक प्रशिक्षण के सामने। जैसा बताया, बच्चे जो सीख रहे हैं वो सीखे, लेकिन यह भी सीखें कि निरंतर सीखते रहने की कला भी सीखें, कैसे सीखा जाता है। प्रिय नीति कहती है बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें। यह अध्यापक का दायित्व है। हमारे प्रशिक्षण का स्वरूप कैसा हो यह संकेत देता है। विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाएं, कुछ नया सोच पाएं और नई जानकारी को नई और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाएं। अतः शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने समझने में सक्षम बनाने वाली
और अवश्य ही रुचिपूर्ण हो, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण होना चाहिए। इस नूतन शिक्षा नीति के सामने 5+3+3 4 प्रणाली के अंतर्गत मैंने बताया कि पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र का पुनर्गठन हो। मैंने कहा था चतुर्थ अध्याय में अनेक बिंदु हैं। समय का अभाव है, बता सकते हैं मान्यवर कितना और करना, ताकि फिर मैं उस दृष्टि से करूं, संक्षेप में लूं। सर अभी समय है सर आपके यहाँ, आप ले सकते हैं सर, और 10 मिनट कोई वो नहीं है सर, 10-15 मिनट भी आप चाहें तो कोई कठिनाई नहीं है ना? फिर कोई वो नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद। चतुर्थ अध्याय में शिक्षा नीति के दर्शन के आधार को प्रकट किया गया है, विद्यार्थियों का समग्र विकास। यानी आज अध्यापक शिक्षा में ये देखना होगा, जैसा मैंने संकेत दिया था पंचकोशीय विकास में, केवल ज्ञान देना भी संज्ञानात्मक विकास ही उसका उद्देश्य नहीं है, उसका भौतिक, उसका शारीरिक आदि यानी समग्र विकास की चर्चा करनी है। इसलिए अध्यापक को एक बहुत अधिक संवेदनशील मन से एक अच्छा अवलोकन करता बनना होगा। अगर बच्चा झुक कर चल रहा है तो पूछ ले कि बेटा आज क्यों, क्या तुम्हारे पांव में दर्द है, ये क्या है? बच्चा हकला कर बोलता है तो उसके कारण को यानी अध्यापकों को फिर अपने अभिभावकों के साथ कैसे जुड़ना है, इस दृष्टि से समग्र विकास का प्रश्न है। यह मानव निर्माण की चर्चा करती है। यह अनिवार्य अधिगम और विपश्यनात्मक चिंतन के विकास हेतु पाठ्यचर्या की सामग्री को कम करने की चर्चा करती है, ताकि विमर्श किया जाए, अधिगम किया जाए। यानी अध्यापकों को यह सिखाना पड़ेगा विमर्श की प्रक्रिया क्या होती है, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे बच्चा सीखता है। यह मत है कि सिखाइए, यह भी सीखिए कि बच्चा कैसे सीखता है। और क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, ये एकीकृत है, छोटा बच्चा कैसे सीखता है, मिडिल क्लास का बच्चा कैसे सीखता है, 9वीं 10वीं का बच्चा क्या सीखता है, 11वीं 12वीं के बच्चे का स्वरूप क्या होता है, उनको जानना पड़ेगा कि 11वीं 12वीं का बच्चा तो प्रश्न कम करता है लेकिन अपने अध्यापक को अधिक परखता है। 9वीं 10वीं का बच्चा प्रश्न बहुत करता है लेकिन 10वीं का बच्चा तो न जाने किस और दुनिया में रहता है। 8वीं क्लास का बच्चा तो अध्यापकों को प्रश्न कर करके उसे बौखला देता है, क्या इतना धैर्य है या नहीं है। धैर्य सिखाना इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाए। यह अनुभवात्मक अधिगम की चर्चा करती है, विषयों के चयन में नम्यता के द्वारा विद्यार्थियों के सशक्तिकरण का प्रश्न उठाती है, भाषा की शक्ति की बात करती है, सभी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाले पढ़ाने का पद्धति हो विकसित, उसकी चर्चा करती है। ये अनिवार्य विषयों, कौशलों, क्षमताओं की का पाठ्यचर्यात्मक एकीकरण की चर्चा करती है। स्थानीय सामग्री एवं आस्वाद के साथ राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकों की चर्चा करती है और इसके साथ जोड़ा जा सकता है ये पढ़ने की संस्कृति के निर्माण की चर्चा करती है। वो कहती हैं रीडिंग कल्चर। अध्यापकों को बताना पड़ेगा क्या अर्थ है रीडिंग कल्चर के, क्या उसका स्वरूप हो सकता है, क्या उसकी संस्कृति हो सकती है, कैसे बच्चों को संस्कृति शिक्षण से पठन से जोड़ा जा सकता है, पठन और वाचन में क्या अंतर होता है। यानी केवल विज्ञान का अध्यापक केवल विज्ञान की संकल्पनाओं को दे, यह नहीं है विज्ञान की विशेषता क्या है, भाषा की क्या विशेषता है, कैसे विज्ञान समझा जाता है। एक शिक्षक शिक्षा का अभिन्न अंग बनना चाहिए और बनता है। छात्रों के विकास हेतु आकलन के स्वरूप में मैंने बताया था कि यह निर्माणात्मक है। बच्चे निर्माण, इसलिए 3 शब्दों का प्रयोग, एज यानी असेसमेंट एज, असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट फॉर। ये केवल बच्चे की प्राण हरण की प्रक्रिया नहीं हो असेसमेंट, ये प्राण दान की प्रक्रिया हो। हमें पता लगे बच्चे की क्या समस्याएं हैं, ये रेमेडियल टीचिंग के लिए हो, उपचारात्मक शिक्षण के लिए हो, उसका निदान कर सके कहाँ उसकी समस्याएं आई हैं। ऐसी शिक्षक शिक्षा का स्वरूप भारत के लिए यह नई शिक्षा नीति कल्पना कर रही है। वो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनके लिए विशिष्ट रूप से हमारा कहीं योगदान होगा। इसकी कुछ पूर्व मान्यताएं हैं, ये मानकर चले कोई बच्चा निष्क्रिय नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है, वो सक्रिय है, वो रचनाशील है, उसमें बुद्धि है। अरे छोटा बच्चा भी जब बात करता है, ना जाने कैसे प्रश्न हमारे सामने रखते हैं, हम सोचते हैं और हम घरों में कहते हैं हमने तो नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से सीख कर आ गया। वो कोरिलेट नहीं है, वो 2 बच्चे समान नहीं होते हैं, वो खेलना चाहते हैं
और सिखाना एकीकृत है, समग्र है, आनंदप्रद होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, सामाजिकता हो, अभिवृत्ति हो, यानी शिक्षक की भूमिका सहयोगी और प्रेरक की हो। मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी का प्रयोग तो करना ही होगा। हाँ, वातावरण निर्माण की चर्चा की जाए। यह शिक्षा नीति संवैधानिक मूल्यों, सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, ये सारे शब्द शिक्षा नीति में आए हैं और इसका अर्थ है कि यह अध्यापक शिक्षा के अभिन्न अंग है और इन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता, इसके लिए पढ़ना होगा। और पंचतंत्र की कथाओं को पढ़ाने की भी चर्चा ये करती है। इस प्रकार आत्मसात करने की, पढ़ने का अर्थ आत्मसात करना है, आत्मसात करने की संस्कृति के निर्माण की चर्चा करती है। यह शिक्षा नीति स्वास्थ्य में आधारभूत प्रशिक्षण की चर्चा करती है, जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जिसका अर्थ ये सीधा बनता है वैज्ञानिक व्याख्या। ये कौन करेगा वैज्ञानिक व्याख्या? यह वैज्ञानिक व्याख्या करना ही अध्यापक का कार्य है। और जो मादक पदार्थों से दूर का प्रश्न उठाती है, अध्यापकों को भी इन मादक पदार्थों से दूर होना पड़ेगा, तभी वैज्ञानिक व्याख्या की सार्थकता दिखाई देगी। नहीं तो केवल शब्द होंगे, व्यवहार नहीं होगा। शिक्षा शब्द नहीं है, शिक्षा तो व्यवहार है। मैं संकेत दे चुका हूं, 360 डिग्री के मूल्यांकन की चर्चा करती है और भिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करती है। यह शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा में समग्रता, समावेशन, भाषा के बहुआयामी संदर्भ, समग्र व्यक्तित्व विकास, बहुअनुशासनात्मकता, सांस्कृतिक योगदान, भागीदारिता, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, कथोपकथन, विमर्श, परिशीलन, संभाषण, आख्यान, अन्वेषण, अभ्यास, पर्यटन, क्रीड़ा, संदर्शन, दृष्टांत, स्वाध्याय, एकाग्रता, आत्मरीक्षण, अनुभवात्मकता, समस्या समाधान, संवैधानिक मूल्य, नैतिकता, उत्कृष्ट योग्यता, इस सारे बिंदु इस शिक्षा नीति में इन शब्दों का उपयोग किया गया है। और दल शिक्षण प्रमुख रूप से है, जिसकी ओर मैंने संकेत दिया था। ये सब अध्यापक शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए, ताकि संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण हो सके, अवधारणाओं की स्पष्टता हो सके। 5.1 अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में जो शिक्षक का स्वरूप था वो किस प्रकार से था और आज उसी की आवश्यकता है। हाँ, विशेष रूप से कहते हैं कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की चर्चा की जानी चाहिए। हमें उच्चतम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। एक अन्य बात बहुत महत्वपूर्ण कहती है, ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थियों को चुना जाए, इसलिए छात्रवृत्तियों का प्रबंधन किया जाए और उन्हें वहीं लगाया जाए, उन्हें स्थान दिया जाए ताकि उनमें एक रुचि हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः शहरी अध्यापक नहीं जा पाते, तो इसलिए कल्पना की है, यद्यपि यह भी कहा है कि उन्हें कैसे भेजा जा सकता है, इसकी एक लंबी चर्चा शिक्षा नीति में है। क्या क्या उसे भी प्रेरणाएं दी जा सकती हैं, क्या अतिरिक्त दिया जा सकता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों को लेना और फिर वहां उन्हें प्रशिक्षण देकर वहीं व्यवस्थित करना, छात्रवृत्तियों को और उनके रहने के स्थानों को देखा जा सकता है। यह तकनीकी विकास की दृष्टि से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की चर्चा करती है और कहती है कि एक समस्या जो शिक्षा में हमारी है वो स्थानांतरण की है। ये कहते हैं स्थानांतरण को रोका जाएगा पारदर्शिता के, ताकि कोई आक्षेप नहीं हो। स्थानीय भाषा में शिक्षण की चर्चा करती है, सचेतता की चर्चा करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है, फिर क्षमा याचना सहित मुझे शीघ्रता से जाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत समय कम था, विषय बहुत लंबा है, लेकिन संकेत मैं दे चुका हूं। सतत व्यावसायिक विकास की दृष्टि से अध्यापकों को कहा कि 50 घंटों के सीपीडी पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा, जिसमें नई शिक्षण विधियों यानी शिक्षण शास्त्र आदि की चर्चा की जाएगी। बच्चों को कैसे अवलोकन किया जाता है, अनुभवात्मक शिक्षण क्या होता है, इस प्रकार की विभिन्न बातें उन्हें बताई जाएंगी और विभिन्न प्रकार के स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं का वहां प्रबंधन किया जाएगा और फिर ऑनलाइन शिक्षक विकास के मॉड्यूल का प्रश्न किया जाएगा। अध्यापकों के कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन की दृष्टि से कहती है कि अध्यापकों को भिन्न प्रकार के अवसर दिए जाएं और वे आगे विकसित हो सके, उन्हें फिर अच्छे अच्छे दायित्वों में ले जाया जा सकता है। लेकिन एक विशेष चर्चा इसमें आई है, वो है अनुच्छेद 5.20 में हिंदी संस्करण के अनुसार नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक और शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद के अंतर्गत
व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों सामान्य मार्गदर्शक समुच्चय को विकसित करेंगे 2022 तक। यानी अध्यापकों के लिए क्या क्या व्यावसायिक मानक हों, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हों, इसकी चर्चा भी शिक्षा नीति करती है। इन सभी बातों की मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। फिर एक मुख्य बात हमारे सामने आती है और वह है बीएड के लिए, जिसका संकेत मैंने दिया है कि वह बहु अनुशासनात्मक है। उसमें भी एक बात कहती है कि जो स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगरी, अन्य भी जो व्यवसायिक विषय हैं उनके साथ भी जोड़ना चाहिए। साथ ही इस तरह से ये शिक्षा नीति हमारे सामने बहुत बड़ा व्यापक संदर्भ रखती है। अब मैं इन सबको छोड़ते हुए एक बात कहता हूं, एक बहुत ही सुंदर बात शिक्षा नीति कहती है, एक अच्छी शैक्षिक संस्था वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और जहां उसके लिए एक सुरक्षित एवं प्रेरणादायक शैक्षिक वातावरण उपलब्ध रहता है, जहां सभी छात्र सीखने हेतु विविध प्रकार के अनुभवों को प्राप्त करते हैं, यहां उनके लिए सीखने हेतु एक अच्छा बुनियादी ढांचा उपलब्ध रहता है, उनके लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध रहते हैं। ये सब प्राप्त करना प्रत्येक शिक्षा संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए। स्वाभाविक है इस प्रकार की संस्था के निर्माण में शिक्षक शिक्षिका की भूमिका ही अत्यंत केंद्रित है। हम सोच सकते हैं कि शिक्षक कैसा है, कैसे वो बच्चे का स्वागत करे, इसका क्या अर्थ है, यह उनकी पाठ्यचर्या का अंग बनना चाहिए। 15.1 अनुच्छेद एक संपूर्ण अध्याय का सार देता है कि किस क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें उच्चतर गुणवत्ता से क्या अभिप्राय है, नवाचार हो, विषय वस्तु हो, बहुविषयक दृष्टिकोण हो, ज्ञान, मान्यताएं, अभ्यास, अद्यतन, प्रगति के साथ भारतीय मूल्य, अद्यतन प्रगति के साथ भारतीय मूल्य, बहुत सुंदर प्रयोग है। भाषाएं, लोकाचार, परंपराएं, जनजातीय परंपराएं, परंपराओं के प्रति जागरूकता, उत्कृष्ट मेधावी अभ्यर्थियों हेतु छात्रवृत्ति, विषय विशेषज्ञ शिक्षक, विद्यालय नेटवर्क एवं परिसर, समुदाय सेवा, वयस्क और व्यावसायिक शिक्षा, सहभागिता, समान मानक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से मानकीकरण, संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता, पीएचडी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। हाँ, अध्यापक उसमें अध्यापन काल में ही शोध करें, जिसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, क्रियात्मक हो शोध, इस प्रकार का अवसर दे, ये शिक्षा नीति जरूर कहती है। अवधारणात्मक सशक्तता हो, क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम लेने का प्रश्न है, शोधात्मक प्रशिक्षण अवधि के अंतर्गत शिक्षण का कार्य हो, यानी उच्च शिक्षा में भी जो शोध कर रहे हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया जाए। पीएचडी कार्यक्रमों का पुनर्मुखीकरण हो, सेवारत सतत व्यावसायिक विकास, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार, स्वयं दीक्षा आदि कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी उपाय, परामर्श, राष्ट्रीय मिशन, सेवानिवृत्त लोगों की सहायता लेना, ऐसे भिन्न प्रकार के प्रश्न 15वें अध्याय में, जहां अध्यापक शिक्षा के स्वरूप की चर्चा की गई है, वहां इस बात का प्रश्न वहां उठाया गया है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि जितने मुख्य बिंदु थे मैंने आपके समक्ष रखे हैं। एक बात और कहकर समाप्त करूंगा, इसने 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड को तब तक चालू रखने के लिए कहा है, लेकिन 2030 के बाद तो चतुर्वर्षीय रहेगी, जब तक वह विद्यार्थी जो पहले स्नातक कर चुके हैं उनकी चर्चा रहेगी, तब तक किया जा सकता है। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत करने का प्रश्न जरूर उठाया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी का प्रश्न उठाते, एक आकलन के लिए भी ये कहती है कि आकलन के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। इस तरह से यह शिक्षा नीति भिन्न भिन्न प्रकार से अध्यापकों को तैयार करने की दृष्टि से हमारे सामने बहुत सी बातें रखती हैं, लेकिन समय सीमा के कारण मैंने बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष कुछ बातें रखी हैं, कुछ प्रश्न रखे हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हाँ, इसके क्रियान्वयन की दृष्टि से मैं देखता हूं, पहले उसे बताकर समस्याओं पर थोड़ी सी बात करता हूं। क्रियान्वयन की दृष्टि से मैंने देखा, पाठ्यक्रमों का प्रारंभ तो हुआ है, एनसीटीई ने पाठ्यचर्या के प्रारंभ कर दिए हैं, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी भिन्न प्रकार के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो विद्यालयों के लिए हैं, इनका निर्माण भी प्रारंभ हो गया है। एनपीएसटी आदि के लिए अभी कार्य प्रारंभ होना है। इसी प्रकार से सीपीडी का भी कार्य प्रारंभ होना है। इन सब का क्या स्वरूप होगा, यह अभी कार्य प्रारंभ होना है। यूजीसी की बहुत सारी अभी तक दल बना दिए गए हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं केवल सांकेतिक रूप में, कि यूजीसी का और एनसीटी का परस्पर संबंध क्या होगा। अभी ये चिंतन और मनन है, दोनों को मिलकर बैठकर ये करना होगा। माध्यम जब भिन्न प्रकार के माध्यम देंगे तो क्या सभी प्रकार के भाषाओं को पढ़ाने का सभी हमारे बीएड के संस्थानों में अवसर प्राप्त हो, या केवल उसका भी यानी बीएड के संस्थानों का भी एक परिसर क्लस्टर बनाना पड़ेगा ताकि एक दूसरे का सहयोग लिया जा सके। सामग्री निर्माण की दृष्टि से अगर भारतीय भाषाओं में हम बीएड के पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं तो उसमें किस प्रकार की सामग्री हो, मुझे लगता है कि एक बात हमें छोड़नी पड़ेगी। हम प्रायः देखते हैं बीएड की पाठ्यचर्याएं जो राष्ट्रीय स्तर पर आती हैं, उसमें जो पुस्तकों की सूची दी जाती है वो प्रायः अंग्रेजी के उन पुस्तकों की होती है जो पुस्तकालयों में उपलब्ध नहीं होता। ऐसे लगता है वो एक अलंकारिक है। मुझे लगता है पुस्तकों की सूची देने की अपेक्षा संकेत दिए जा सकते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में अध्यापक स्वयं अपने विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों का निर्धारण करें। और यह एक जो चल पड़ा है कि एक पाठ्य पुस्तक पर आधारित हो जाता है, हमें ध्यान रखना होगा पाठ्य पुस्तक एक साधन है, केवल साधन नहीं है। तो किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक का स्वरूप हो, यानी बीएड के छात्रों के लिए, यानी बीएड शिक्षा से संबद्ध उसकी क्या भिन्न भिन्न सामग्री है, कहां से बच्चे संग्रहण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, कार्यशालाओं के लिए रूप में हो, केवल भाषण पद्धति से संभवतः कार्य नहीं चलेगा। इन्हें पढ़ाने के लिए जो अब तक के शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पड़ेगी, जो इन शिक्षकों को चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम में तैयार करेंगे। जो शिक्षक अर्थात जो एमएड आदि की चर्चा एमएड कर चुके हैं या पुराने हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रशिक्षण का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रशिक्षण भिन्न प्रकार से कार्यशाला के रूप में दिया जा सकता है, परस्पर संवाद और चर्चा के रूप में किया जा सकता है। भारतीयता की बात बार बार आई है, लेकिन मैंने प्रायः पाया है संवादों में, बातचीत में, भारतीय संकल्पना क्या है यह अभी बहुत से अधिकतर अध्यापकों को पता नहीं है। इस दृष्टि से इन पर कार्यशालाएं हो कि भारतीय परंपरा में, और ये हम ये कहें कि भारतीय परंपरा है, मेरी दृष्टि में ये पुराना अर्थ नहीं है। मैंने संकेत दिया था भारतीय परंपरा किसे कहती है, समग्र विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। आज की संकल्पना उससे अलग नहीं है। जब हम कहते हैं शोध, तो प्राचीन भारतीय जब शिक्षण को संधान मानती है, अनुसंधान करती है, प्रवचन संधानम, वो उससे अलग नहीं है। कैसे उसका संयोजन हमारी पाठ्य पुस्तकों में हो, पूरी सामग्री को नए ढंग से लिखना पड़ेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारे के सारे नई पुस्तकें उस रूप में, कुछ बातें वहां से आएंगी, लेकिन फिर भी इस प्रकार की भारतीय दृष्टिकोण से सामग्री को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए कार्यशालाएं रखी जा सकती है। निरीक्षण के आधारों को स्पष्ट करना पड़ेगा, एक अध्यापक कैसे निरीक्षण करे। परीक्षा की दृष्टि से मैं मानकर चलता हूं कि परीक्षा अथवा मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को बदलती है। बीएड के विद्यार्थियों का जो मूल उद्देश्य है वो भिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने का है। हमारे अंग्रेजी में एक शब्द है केस स्टडीज। दिल्ली विश्वविद्यालय में एलएलबी का ये पाठ्यक्रम इसी प्रकार से बनता था, और उसके जो प्रश्न थे वो इसी प्रकार से। मैंने जब एलएलबी किया तो मैंने देखा उनका प्रश्नों का स्वरूप क्या है। मुझे लगता है बीएड के पाठ्यक्रमों के जो विद्यार्थी हैं उन्हें केस स्टडी ढंग से ही उनका मूल्यांकन होना चाहिए। केवल दर्शन बता देना नहीं, समस्या क्या और किस दर्शन से इसे दूर किया जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा सकते हैं। यानी परीक्षण मूल्यांकन प्रक्रिया में भेद होना चाहिए। विद्यालयों की उपलब्धता एक समस्या रहेगा, कैसे एक शिक्षक संस्थान के साथ विद्यालयों को जोड़ा जा सकता है, निरंतर वहां आना जाना कैसा रहे, इसे देखा जा सकता है। बहु अनुशासनात्मक विषयों के रूप में संकेत मैंने दिया था, दल शिक्षण की चर्चा करेंगे तभी जाकर सिद्ध होगा, नहीं तो प्रत्येक शिक्षक संस्थान में सभी विषयों के अध्यापक नहीं होंगे। इसलिए का बहु अनुशासनात्मक हो तो जो डिसिप्लिनरी है, जो भिन्न भिन्न अनुशासन वाले हैं, उनके साथ भी उसका संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से
शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से मुझे लगता है एक नए ढंग से चिंतन का प्रश्न है। कुछ बातें आपके प्रश्नों के रूप में आएंगी। संभवतः मैंने समय बहुत अधिक लिया है, मैं उसके लिए क्षमा याचना चाहूंगा, लेकिन मेरे जो आपके समक्ष रखना चाहता था अपनी दृष्टि से मैंने संक्षेप में रखा है। विषय का विस्तार बहुत अधिक है। इतनी बात कहकर मैं अपने आप को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, धन्यवाद sir. I must say this is one of the very comprehensive coverage of the topic, that is teacher education and training, in terms of you have brought all your experience in terms of bringing the background of all the policies before the NEP 2020, and you have very pertinently explained the importance of all those policies and how all these things have culminated into today's situation and today's scenario. And even you talked about creating towards going towards human society, and you also talked about Delors committee, wherein you talked about the importance of learning to live together kind of things. And you comprehensively covered almost all aspects, like CPD की बात आपने की, तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एंड एक्शन रिसर्च तक की आपने बात की है सर। मुझे लगता है कि हम सब लोग आपकी एक्सपीरियंस से बहुत लाभान्वित हुए हैं, एंड कई सारी क्वेश्चंस भी हैं हमारी पार्टिसिपेंट्स जहां से आ रही हैं। मैं अगर आपकी अनुमति से एक दो क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं सर। पहले एक क्वेश्चन ये है सर कि ये क्वेश्चन है जीतू भाई की तरफ से। ये पूछना चाहते हैं रोड, जैसे हम जानते हैं कि रोड मैप के बारे में ये पूछते हैं कि फॉर 4 years B.Ed courses what will happen to those colleges conducting 2-year B.Ed courses at present। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सी क्वेश्चन है सर। अगर आप दो क्वेश्चन एक ही बार लें तो मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ लेता हूं सर, या फिर आप जैसे हाँ बताइए कोई दिक्कत नहीं। द सेकंड क्वेश्चन ये है सर, ये विश्वजीत बेहरा जी से है सर। ये कहते हैं सर कि एज इट इज मैं उनका पढ़ रहा हूं सर, क्योंकि ये विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं सर, इन योर आर्ग्यूमेंट टीचर हैज इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटीग्रेट इंडियन कल्चर एंड लैंग्वेज फॉर एन इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम, बट इन रियल सेंस टीचर हैज नो फ्रीडम and autonomy in developing curriculum. How do you react to this? What should we doing? एक impertinent क्वेश्चन पूछते हैं विश्वजीत बेहरा जी। सर मैं चाहता हूं सर ये दो क्वेश्चन पहले ले लें, फिर उसके बाद और कई पार्टिसिपेंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये दो समाधान के बाद मैं फिर ले लूंगा सर। धन्यवाद सर। जो पहला प्रश्न था कि जिसमें कहा कि 2 वर्ष का, अगर आप जानते होंगे ऑन कर सकते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड सर। थैंक यू सर। जो पहला प्रश्न आया है 2 वर्ष का, जैसा संकेत दिया था, यह नीति कहती है 2030 तक चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम होगा। तब तक 2 वर्ष वाले और 1 वर्ष वाले भी चलेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जो स्थितियां वर्तमान में 2 वर्ष की थी उनमें परिवर्तन की अपेक्षा रहेगी। एनसीटी को अपने जो मानक हैं, नॉर्म्स हैं, वो दोबारा बनाने पड़ेंगे, और उस दृष्टि से हर किसी को मान्यता दे देने वाला प्रश्न हटाना पड़ेगा। लेकिन यह भी कहा है, ये नीति बहुत ही समझदार है, जो नई शिक्षा नीति घोषित हुई है उसने समय दिया है। अब धीरे धीरे अब 10 वर्ष का समय दिया है, परिवर्तित कीजिए, और यह अनिवार्य हो गया है। और बच्चों की कोई हानि नहीं है, 4 वर्ष तो पहले ही लगते हैं, अब भी 4 वर्ष लगेंगे, लेकिन जब 2 वर्ष की बात है, जो पहले स्नातक कर चुके हैं उनके लिए अवसर दिया जा रहा है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से चल रहा है उसमें परिवर्तन की अपेक्षा है। बहुत सी बातें जो वर्तमान शिक्षा नीति कहती हैं उस 2 वर्ष के पाठ्यक्रम में जोड़ी जा सकती हैं, और मुझे नहीं लगता किसी भी दुविधा से हमें सामना करना पड़ेगा उसे लागू करने में, अर्थात उसके लिए अनुमति है। और पाठ्यक्रम में परिवर्तन का प्रश्न मेरी दृष्टि में होना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा। दूसरा प्रश्न बहुत ही मजेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, वर्तमान शिक्षा नीति जो घोषित हुई है उसने अध्यापक को स्वतंत्र देने की बात बार बार कही है। अभी जो एनसीएफ बनेगा और जो टीचर एजुकेशन के लिए शिक्षकों के लिए भी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनेगी, उसमें भी इसका स्वरूप यही आने जा रहा है। मैं एक बात से आज तक सहमत नहीं हुआ। मुझे भी कहा गया कि पाठ्यक्रम निर्धारित है। मैंने उस पाठ्यक्रम के निर्धारित होने के बाद भी जब वहां लिखा गया है बच्चे के व्यक्तित्व मान लिया जाए, कहां लिखा है कि भारतीय संकल्पनाएं नहीं देनी है, बच्चों को समझने के लिए संकल्पनाएं दी जाती है। मुझे ध्यान आता है
मैं भाषा शिक्षा पढ़ाया करता था, वहां कहीं नहीं लिखा कि पाणिनि पढ़ाना है, कहीं नहीं लिखा कि भर्तृहरि पढ़ाना है। लेकिन जब भाषा की संकल्पना करता था तो मैं पाणिनि भी बताता था, भर्तृहरि भी बताता था, चॉम्स्की भी बताता था, आधुनिक भी बताता था, मध्यकालीन भी बताता था, बौद्ध दर्शन की भी चर्चा करता था। बच्चे तुलना करके बताते थे कि हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए। अध्यापक उन निर्देशों से है, यह कराना है, किस प्रकार से रखना है, इसके लिए अध्यापक स्वतंत्र है। लेकिन हम चाहेंगे इस विषय पर और भी चर्चा कभी की जा सकती, केवल इसी विषय पर हम विशेष रूप से कार्यक्रम भी कर सकते हैं। तो अध्यापक मेरी दृष्टि में अध्यापक बंधा हुआ नहीं है, वो फ्री है, स्वतंत्र है। लेकिन ये शिक्षा नीति तो उसकी स्वतंत्रता की चर्चा अधिक कर रही है। मुझे लगता है कि पाठ्यचर्याओं के निर्माण में, जैसा मैंने देखा है अभी कुछ एनसीटी के नए पाठ्यक्रम के निर्माण में मुझे योगदान करने का, कुछ देखने का अवसर मिला है वहां, इसलिए उन मुख्य अवधारणाएं दी हैं, बहुत मजेदार है। जब ये शिक्षा नीति कहती है बेसिक कंसेप्ट्स, आधारभूत अवधारणाएं, तो वो केवल विद्यालय के लिए या महाविद्यालयों के लिए नहीं है, अध्यापकों के लिए भी है। मैं कहूं अनुशासन, अब अनुशासन शब्द अध्यापक कैसे देगा, किस किसने क्या क्या कहा, सभी विचारों को दे सकता है। तो मुझे लगता है कि अवधारणाएं प्रमुख हैं। जो नई पाठ्यचर्या आ रही है वो अध्यापकों को अधिक स्वतंत्रता देने जा रही है। यूजीसी के द्वारा भी जो पाठ्यक्रम है उसमें 20 से 30% तो विश्वविद्यालय स्वयं परिवर्तित करेंगे और शेष अध्यापक अपने व्याख्यानों में परिवर्तन कर सकते हैं। हमें मुक्त होना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, हाँ हमें अध्ययन करना पड़ेगा। संभवतः अध्ययन को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारत कहता है स्वाध्यायान मा प्रमदा, अपने अध्ययन से प्रमाद मत कीजिए। यहीं तक मैं रखूंगा। सर बहुत अच्छा सर, मुझे लगता है कि जीतू भाई और विश्वजीत बेहरा जी जिनका ये सवाल थे, मुझे लगता है कि वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर मिली होगी। सर फिर भी अगर दिक्कत होगी तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। दूरभाष में मोबाइल में रखता नहीं हूं, लेकिन लैंडलाइन मेरा है 23632323। पुनः बोलता हूं 23632323। मोबाइल में रखता नहीं। ईमेल मेरा है chandkiran_saluja@yahoo.co.in। बाद में हो सका तो लिखकर भी दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतनी ही बात कहूंगा। बहुत अच्छा सर, वंडरफुल सर। Today's speaker is even after the session is available for any type of individual level discussions for very pertinent actionable points when we talk about NEP 2020. We have some more pertinent questions, sir. May I request Mr. Sudhakar? He has one or two questions, and taking into account the availability of the time, other participants are also requested, but I will be calling first Sudhakar in the beginning. Sudhakar ji. ठीक है सर, सुधाकर जी अभी शायद नहीं है। सर मेरा ही एक पर्सनल सवाल है सर, जैसे आप कह रहे थे कि देयर इज अ डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग व्हिच इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन। इस संदर्भ में दिस इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन करिकुलम, तो इसमें इस प्रति क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है सर कि जो करिकुलम में ये रिफ्लेक्ट हो जाए? तो कैसे इस चीज को हम प्रैक्टिकली लाएं सर? इसके देखिए बात बड़ी साफ है। जब मैं करिकुलम शब्द का प्रयोग करता हूं तो करिकुलम का अर्थ सिलेबस नहीं होता, पाठ्यचर्या नहीं, पाठ्यक्रम नहीं होता, पाठ्यचर्या होती है। और पाठ्यचर्या का अर्थ बनता है जिसमें आपका पाठ्यक्रम भी आता है, आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया भी आती है, आपकी शिक्षण पद्धति यानी पैडागोजी के प्रश्न भी उठते हैं, आपकी सामग्री भी आती है, संकल्पना दी जा सकती है, कंसेप्ट दिया जा सकता है। लेकिन शिक्षण पद्धति के द्वारा बच्चों को महत्व देकर, एक उदाहरण देता हूं, किसी भी पुस्तक में पाठ में एक शीर्षक होता है। भाषा की पुस्तक की चर्चा करते हैं, पाठ का शीर्षक होता है। मैं बच्चों से प्रश्न करता हूं, आप जरा पाठ को पढ़िए और बताइए और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो वे सोचकर बताते थे, मेरे पास 15-20 शीर्षक इकट्ठे हो जाते। विज्ञान का कोई शीर्षक है, उसमें लेकर वे क्या सोचते हैं, इस विषय को पढ़कर के उनके मस्तिष्क में क्या है, उदाहरण क्या हो सकते हैं। एक उदाहरण लेता हूं, मेरा एक विद्यार्थी पढ़ा रहा था
विद्युत संबंधी था, लक्स जो यूनिट मानी जाती है फिजिक्स के अंतर्गत, उसने बहुत सारी लक्स की बातें की और बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। फिर मैंने कहा कि ऐसा करो ना, लक्स का वेपरी ले आओ, देखो वहां जो नहा रहा है या नहा रही है उसके चेहरे पर चमक दिखाते हैं, पूछो ये चमक क्यों है। अरे लक्सर पेन को लक्सर पेन क्यों कहा गया है, तो वहां समझो चमक है, वो जब सामने आएगी बच्चा उसके साथ जोड़ेगा। यानी संकल्पना है, कैसे जोड़ना है। शिक्षण का अर्थ है शिक्षक, अधिगम का अर्थ है छात्र, इन दोनों में कैसे संबंध बने, वो पेडागोजी के द्वारा, शिक्षण पद्धति के द्वारा आ सकता है। मुझे लगता है कि जो आपने कहा, इस प्रकार से शिक्षण पद्धति और फिर हमारी जो मूल्यांकन पद्धति है उसके माध्यम से हम, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, पुराने वर्ष के प्रश्न पत्र देखते हैं, अगर मैं अपने प्रश्नों का स्वरूप भी बदल दूं और बच्चों को चिंतन के लिए अवसर देता हूं और बच्चे धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे चिंतन करना है, तो मुझे लगता है उससे भी वे जुड़ते हैं और उनकी भूमिका आ जाती है, बच्चा सक्रिय बनता है। इसलिए उस दोनों का संबंध स्थापित किया जा सकता है। बहुत अच्छा सर, धन्यवाद सर फॉर टेकिंग द क्वेश्चन। एंड if any participants, if you still have any questions, you can send me in the chat box, or if any participants would like to go for any questions directly, they are free to raise their hands and ask questions directly to today's speaker. Maybe Dr. KB Das sir, would you like to I think I'm able to, would you like to go for the question, sir? Please unmute yourself, sir. Namaskar. In fact, I do not have any question because the speaker is so excellent, is fabulous. He almost elucidated every aspect of teacher education, and I think probably his speech, his narration itself has cleared many doubts in our mind, and the questions that you put. And probably one question is very interesting, is about that when we talk about integration of Indian culture, right? Indian culture and many other things in the they are in the curriculum, and we expect the teacher to do everything. But at the same time, how the teachers, we have seen the pitiable conditions of the teachers in the state and also in different schools, and how they are in society, how they are accepted. The problem lies there, and we always expect the teacher to deliver everything. But any student, in my time also I have seen, any student who opts for a teacher education program or who prefers to become a teacher, and how they are being rated in the society. That is one apprehension, is that how they are being rated in the society. So it's almost, that is why probably when we try to say the best of the students, the meritorious students should come to this stream. But is it possible without giving them their due recognition, due position in the society, and leave aside the autonomy, leave aside the salary, the remuneration, etc.? This is wise that we are talking about everything. हम लोग जो सोच रहे हैं कि भाई ये अच्छा है टीचर के पास, तो हम ही लोग तो टीचर्स के साथ साथ 40 साल के करीब हो गए हैं, लेकिन जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए सोसाइटी में, जो रेटिंग, वही जो बात हमने उठाया, उसी के बाद भी हम सोचते हैं। लेकिन अभी तो प्रोफेसर चांदकिशोर सलूजा ने तो इतने बढ़िया, सभी बहुत अच्छे बोले, लेकिन ये संशय तो दूर करने की बात किसी के हमारे भी देखना चाहिए। धन्यवाद। As you said, the same apprehension is of this policy also. The policy has raised this question, that how can good students come to this profession? अभी प्रारंभ है ये, उन्होंने इसके कई उपाय भी बताए, many measures that we can say solutions they have given. और क्योंकि चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम 4 years integrated है, I think scenario will be changed. I am at least hopeful. Now what happened has happened. दोबारा फिर एक नए ढंग से शुरू होगा, इसलिए चतुर्वर्षीय 4 year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जब नया शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें वे बच्चे जो शिक्षक बनना चाहते हैं कुछ आएंगे, और आने के बाद जब 4 वर्ष तक उस वातावरण में रहेंगे। इसलिए हम जानते हैं 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है लर्निंग और एक होता है एक्विजिशन, अधिगम और अर्जन।
When we say learning, that is effortful. When acquisition, it is natural process. I think 4-year this course will give conditions of acquisition. Slowly and gradually, scenario will be changed. And I feel personally, when with this, they will come after 4 years, society will change their view also. It may not also, but let us see. This experiment is there. ये एक प्रयोग है, अगर सफल होता है तो मुझे तो लगता है लाभ है, और मैं तो बहुत ही आशान्वित हूं, परिवर्तन होगा, बच्चे उसके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ किस प्रकार से उस विषय के साथ आत्मसातीकरण करेंगे। आई एम वेरी होपफुल, और मुझे लगता है चेंज होगा, और आप भी, हम आपस में बातचीत फिर करेंगे, और मुझे लगता है कि आप भी उससे संतुष्ट होंगे। और कई उपाय इस नीति ने बताए भी हैं। बिकॉज ऑफ टाइम I could not say those in detail, but many measures have been explained by this policy also. Thank you, sir. I'm so grateful to you that you have given me a chance to think in this direction also. Dhanyawad, sir. I also agree with Dr. K.V. Das when he said it's one of the excellent presentation, because it was like listening to a lived experience, क्योंकि आपने जितना पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस जो टीचर एजुकेशन का आपने जो पॉलिसी में जो हम पढ़ रहे थे कि 400 पेज का जो जितना भी ड्राफ्ट था, उसके बाद ये जो शॉर्ट जो फाइनल शॉर्ट पेजेस का जो आया है फाइनल पॉलिसी, जिसको हम बार बार पढ़ने का कोशिश करते हैं, तो यही निकल के आता है कि the central thing to achieve any policy intentions is the teacher and the teacher education. So आपने very pertinent way में आपने हर एक बिंदु को रखा है। मुझे लगता है कि participants were of immense beneficiaries in terms of listening to you, sir. So may I know one more time that any more questions are there? Otherwise, I will hand it over to before I thank today's speaker and all the participants, I may hand it over to convener, आज की convener जो लाल कृष्ण जी है. So any more questions? One more time, may I know if any questions are there? Any observations otherwise also are welcome. शशांक जी, आप बात करना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए. Please unmute yourself. Okay, I think it has been unmuted. Yeah, first of all, I would like to Sharuji for just giving Guruji this very good presentation, and I endorse Dr. K.B. Das' argument that yes, there should be some recognition of the teachers in the society, and that is what put energy in the teachers, in young as well as the experienced older teachers, as well as in society and the students. So Guruji, I would like to just ask one simple question. Is there any limitation of the IQAC of the university in framing the curriculum? Up to which extent it should be? I don't think there is any limitation. Yes, some topics have been, because it is said very clearly in this policy also, reduce the content, give more chance to talk. मैं हमेशा सोचता हूं, आप कोई बिंदु दे दीजिए, जीवन के साथ उसे जोड़ा जा सकता है. Many times I say, शहर का विद्यार्थी विज्ञान पढ़ता है, गांव का विद्यार्थी विज्ञान जीता है. मैं कैसे कह दूं कि विज्ञान नहीं जानता? जी. हम कैसे चीजों को जोड़ सकते हैं, ये अध्यापक पर निर्भर है. उसके लिए शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रश्न है. मैं प्रशिक्षण के स्थान पर शिक्षा शब्द का भी करूंगा, लेकिन हाँ, चिंतन की धारा क्या, वो अभ्यास बताती है. प्रशिक्षण करता है प्रैक्टिस. जब मैं कोई नया, मुझे भी ध्यान है, जब मैं नया अध्यापक बनता, मैं विषय के अनुसार एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक करता था. जैसे जैसे समय बीतता गया, मुझे लगा इस बात को कब समझेंगे, जब यह कराया जाएगा. मैं कहूंगा, बच्चों के चेहरे अध्यापक को पढ़ाते, बच्चों का सिर हिलाना, बच्चे का हाथ हिलाना, उसके बदलने का पोस्चर अध्यापक के लिए पाठ्यचर्या बन जाती है. बच्चे के प्रश्न, मैं तो कई बार अपने अध्यापकों को कहता था, बच्चों से कहिए, प्रश्न मत पूछिए, कहिए आप मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हैं.
5-10 प्रश्न दे दीजिए, मेरे पास जो 100 प्रश्न इकट्ठे होंगे वे 100 प्रश्न नहीं है, मेरे लिए 100 चिंतन की धाराएं। मुझे लगता है इस प्रकार से हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बिंदु हो सकता है लेकिन उसकी डायरेक्शंस अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी चीज को मानव है, उसका यदि अर्थ दृष्टिकोण देखिए तो अर्थशास्त्र बन जाता है, उसके भाव देखिए वो भाषा शास्त्र बन जाता है, उसका राजनीतिक में रुचि लेना राजनीति विज्ञान बन जाता है, उसका बाहर चलते हुए कोष में नहीं निकलना है, उसके लिए ऋतु शास्त्र बन जाता है। और जब वो भाषाएं जब बोलता है, दूसरे के अर्थ समझता है, तो उसका आर्थिक दृष्टि से विश्लेषण करना शुरू कर देता है। यानी फिर उसे ठंड लगती है या गर्मी लगती है तो उसके लिए भूगोल शास्त्र बन जाता है। और ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए बहुअनुशासनात्मक कहा, मल्टी डिसिप्लिन कहा। तो आई फील पर्सनली देयर इज नथिंग, एनी कंसेप्ट कैन बी गिवन एनी डायरेक्शन विद आवर एक्सपीरियंसेस। और एक अध्यापक सचमुच जीवन में, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सुंदर लिखा है कि कोई अध्यापक कैसा है, जो निरंतर सीखता रहता है। एक दीप से दीप जले। तो मैं तो देखा करता था, बच्चे जब हंसकर मेरे सामने आते थे तो मुझे लगता है कुछ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। जब गुस्सा करने के लिए आ जाते थे तो मुझे लगता था कि मैंने कुछ ऐसा किया कि इनकी बात में तल्खी हो गई है, वो भी मुझे पढ़ा गए हैं। हर बच्चा पढ़ाता है। चाणक्य के फिर उस सूक्त को कहूंगा, कोई मनुष्य अयोग्य नहीं है, योजक चाहिए। एक अध्यापक योजक होता है, अलग अलग बिंदुओं को भी कैसे जोड़ा जा सकता है यह उस पर निर्भर करता है। आपने मुझे चिंतन के लिए फिर दिशा दी, धन्यवाद। आप मेरे शिक्षक हो गए, गुरु हो गए। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। It was really a very humble presentation by a very renowned speaker for today. We all got very much benefited sir. बहुत कम देखा जाता है कि आपने इतनी बिजी शेड्यूल में लोगों की आज की डेट में है, फिर भी आपने अपने डायरेक्ट फोन नंबर भी दिए हैं कि आपने इनवाइट कर रहे हैं कि लोगों का कई क्वेश्चन भी हो तो वो डायरेक्टली आपसे संपर्क कर सकते हैं। With this short note, once again I thank you from my bottom of my heart sir. तो बहुत ही लाभान्वित रहे हम सब लोग। आपने इतना समय निकाला और इतना क्वालिटी समय हमारे लिए निकाला, इसलिए मैं स्पेशली मैं पर्सनली और विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर। सो विद दिस कैन आई हैंड इट ओवर टू लाल कृष्णा जी, और हाउ डू यू वांट मी टू वाइंड अप? ठीक है सर। मैं विद दिस मैं यहीं पर विद फॉर्मल word of thanks, मैं one more time मैं sincerely मैं आपको thank you दूंगा सर, जो आपने इतना कीमती समय आपने in terms of your valuable inputs आपने हमारे लिए दिए। और and I also thank all the participants who have taken their valuable times, who have directly joined here in Zoom, and also many are watching this on live Facebook, and it will be available later also for discussion. And we will continue our this deliberations, because this is a series of experiences that we are living in the form of webinar. कई important बिंदुओं हैं जो स्कूल एंड हायर एजुकेशन कनेक्टेड हम ले रहे हैं, तो it is a long process of learning experience, so that we can have actionable points in terms of implementation of NEP 2020. With this, I'll stop here with thanking one and all.